बोला था एलसीआर सर्किट को रिवाइज करो, फेजर डायग्राम। एलसीआर में हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर करंट को लेते थे, याद है? आई या फिर आई नॉट या फिर आई टू। तो तीन वोल्टेजेस वहाँ पर आते हैं, एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज, एक इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज और एक कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज। रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज कैसा रहता है? इन फेज, तो जैसा आई है वैसे रहेगा। अब EL और EC को याद रखने के मैंने ट्रिक बताया, ये L से याद रखने का और ये C से याद, एक हाथ नहीं बनाने का, ठीक है? तो इंडक्टर के केस में ये I है तो ये E रहेगा, दिस इज EL। अब कैपेसिटर के केस में ये I है तो ये E रहेगा, दिस इज EC। हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि EL ज़्यादा और EC कम, ठीक है ना? EL EC का जो नेट आता है, रिजल्टेंट इधर आता है EL माइनस EC, और फिर EL माइनस EC और ER इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन से कहाँ पर आता है? तो दिस इज E। तो अगर ये I है तो ये क्या बेटा E, दोनों के बीच में फेस एंगल कितना होता है? तो I। अगर EL को ज़्यादा लोगे EC को कम लोगे तो ये E ऊपर है, अगर EC ज़्यादा और EL कम रहेगा तो ये E नीचे आएगा, याद है ना? मैंने आपको बताया था जो फेज एंगल आएगा वो नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब LCR के केस में अगर मैं करंट को फिक्स रखूँ तो वोल्टेज जो है या तो 5 फेज एंगल से लीड करेगा या फिर 5 फेज एंगल से लैग, इधर लीड और इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट है या फिर कैपेसिटिव, दोनों वर्ड मैंने लास्ट टाइम आपको बताया। अगर इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट है मतलब एक्स से ज़्यादा एक्सी कम, यानी ये वाली वैल्यू ज़्यादा है तो वोल्टेज लीड करेगा। लेकिन अगर कैपेसिटी डोमिनेटेड सर्किट है, DC ज़्यादा है तो वोल्टेज क्या करेगा? लैग करेगा। हम लोग क्या लिखेंगे? इन सीरीज LCR सर्किट वोल्टेज इधर लीड और लैग्स करंट बाय फेज डिफरेंस ऑफ 5। वोल्टेज या तो करंट को लीड करता है या तो करंट को लैग करता है। कितने फेज डिफरेंस से? 8 फेज। तो इक्वेशन क्या आएगी? अब यहाँ पे पहले वोल्टेज का इक्वेशन होता है, यहाँ पर पहले किसका इक्वेशन लिखेंगे बेटा हम लोग? करंट का इक्वेशन। लेट्स से करंट इज I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा, तो वोल्टेज क्या रहेगा? E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, प्लस ली या माइनस लो, इधर लीड करेगा और लैग, दोनों ही कर रहे हैं ना, लीड भी कर सकते हैं लैग भी कर सकते हैं। तो इधर यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पर व्हाट आई विल राइट? प्लस माइनस। So this is current, this is air. Now we will find out instantaneous power. क्या रहेगा instantaneous power? into I. तो E का वैल्यू है E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 इंटू I का वैल्यू है I नॉट साइन ओमेगा टी। ये E नॉट और I नॉट को एक साथ ले लो, E नॉट I नॉट साथ में आता बचा क्या बेटा? साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 इंटू साइन ओमेगा टी। यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग? साइन A प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर साइन A माइनस बी का फॉर्मूला, दोनों एक साथ करेंगे। तो साइन का फॉर्मूला कैसे याद है? साइन A प्लस बी रहता था तो क्या आता था? साइन A कॉस बी कॉस A साइन A। अगर यहाँ पर प्लस है तो इधर पे प्लस और यहाँ माइनस रहेगा तो एक साथ दोनों फॉर्मूला लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। क्या बनेगा देखो? E नॉट I नॉट, यहाँ पर क्या आएगा? साइन A कॉस B कॉस A साइन साइन ओमेगा टी कॉस 5 कॉस ओमेगा टी साइन, बीच में प्लस माइनस किया पर प्लस माइनस इनटू साइन ओमेगा। ये दोनों और ये इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई करते, तो क्या करेंगे? E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी कॉस 5 इंटू साइन ओमेगा, E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी कॉस 5 इंटू साइन ओमेगा, फिर बीच में प्लस माइनस E नॉट I नॉट कॉस ओमेगा टी साइन 5 इंटू साइन ओमेगा, E नॉट I नॉट कॉस ओमेगा टी साइन 5 इंटू साइन ओमेगा, ब्रैकेट ओपन हो गया, ठीक है ना? This can also be written as E is equals to E naught I naught
साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर इंटू कॉस फाइव। कॉस फाइव को पहले लिखो बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट। फाइव कॉन्स्टेंट है ना, उसमें टाइम नहीं आया, जिसमें टाइम या एंगल आएगा वही चीज़ चेंज होगी। इसमें टाइम आ रहा है क्या, फाइव, वो कॉन्स्टेंट है, उसको अलग है। ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव एक साथ लिख दिया, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर, बीच में प्लस माइनस ई नॉट आई नॉट। फाइव वाला टर्म किधर है, इसी का फाइव वाला टर्म साइन फाइव बचा क्या, कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी ऑल्सो रिटन एज कैन बी रिटन एज साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस। अब इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, एवरेज पावर। तो वी राइट डाउन देयरफॉर एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल विल बी क्या रहेगा बोलो, T इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पी डी टी इंटीग्रेशन डी टी 0 टू टी 0। सही है, क्या आएगा 0 टू टी के ऊपर क्या आएगा बोलिए पूरा ना, ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस माइनस ई नॉट आई नॉट साइन फाइव साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इसको से मल्टीप्लाई करेगा डी टी डिवाइडेड बाय 1 डी टी का इंटीग्रेशन टी 1 लिमिट 0 अपर लिमिट इंटीग्रेशन इसको भी देती है, इंटीग्रेशन इसको भी देती है, दोनों में इंटीग्रेशन क्या हो गया, जब इंटीग्रेशन इसको पूरे को दोगे तो इसमें जो जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन बाहर आ जाए। कौन कौन कांस्टेंट है इसमें, ई नॉट आई नॉट कॉस, तीनों कांस्टेंट है, तीनों के इंटीग्रेशन के बाद क्या आएगा, ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव 0 टू टी क्या बचा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, बीच में प्लस माइनस, बीच में क्या है प्लस। अब ये इंटीग्रेशन इसको देंगे तो फिर से जो जो कांस्टेंट है बाहर, ई नॉट आई नॉट साइन फाइव ई नॉट आई नॉट साइन फाइव इंटीग्रेशन 0 टू टी, अंदर क्या क्या होता साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू डी। ये इंटीग्रेशन डी टी इसको भी दे दिया, इंटीग्रेशन डी टी इसको भी दे दिया, ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव कॉन्स्टेंट का बाहर आ गया, ई नॉट आई नॉट साइन फाइव कॉन्स्टेंट का बाहर आ गया। नीचे क्या बचेगा बोल, टी माइनस 0। So this two values we have got, पूरा सॉल्व करके रखिए डायरेक्ट, दोनों का वैल्यू है अपने पास, इसमें एक ही साथ दोनों वैल्यू रखेंगे। क्या आएगा बोल, इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी कितना होता है ये T/2 एंड इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी कितना होता है ये 0। सही है, एवरेज पावर विल बिकम एवरेज पावर विल बिकम क्या रहेगा बोलो, ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का वैल्यू क्या होता है T/2 प्लस माइनस ई नॉट आई नॉट साइन फाइव ए पूरे का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय T माइनस 0 सही है, दिस इंटू 0 0 ही हो गया। ये टी को शुरू में ले लो 1/t, क्या बचा ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव T/2 प्लस माइनस दिस इंटायर इंटू 0 0, तो उसको नहीं लिखा तो भी 0, टी से टी कैंसिल, क्या आ रहा है टी एवरेज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव डिवाइडेड बाय 2 को क्या लिख सकते हैं √2 दोनों में बांट दो, टी एवरेज विल बी ई नॉट बाय √2 आई नॉट बाय √2 कॉस फाइव। सही है, इसके आगे ई नॉट बाय √2 ये आ रहा है, आई नॉट बाय √2 आई आ रहा है, क्या बन गया टी एवरेज इज इक्वल्स टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। This is the average power in an LCR circuit. Can you compare this with the first formula? रेजिस्टर वाले केस का फॉर्मूला क्या था बोल,
एवरेज पावर इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एस। क्या चीज मिसिंग? कॉस फाई। आगे यहाँ पर कॉस फाई। तो अब इसको अपरेंट पावर नहीं बोलेंगे, दिस विल बी नोन एज ट्रू पावर। ये ट्रू पावर का, ये पावर का कंप्लीट फॉर्मूला। एक्चुअली स्पीकिंग इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी केस का पावर निकाल सकते हैं। सिर्फ रेजिस्टर का पावर आ जाएगा, सिर्फ कैपेसिटर का पावर आ जाएगा, सिर्फ इंडक्टर का पावर आ जाएगा, एलसीआर का पावर आ जाएगा। इंडक्टर कैपेसिटर खाली एल और सी है, वो भी इससे आ जाएगा। इंडक्टर रेजिस्टर खाली एल और आर है, वो भी इससे आ जाएगा। कैपेसिटर इंडक्टर, सिर्फ कैपेसिटर इंडक्टर एल और सी है, वो भी इससे आ जाएगा। यानी ये यूनिवर्सल फॉर्मूला। इन एनी केस यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अभी 4 केसेस जो अभी डिराइव किए ना, उसमें से जो 3 केस है रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, इससे वो तीनों की वैल्यू निकाल देंगे। नोट करें, ठीक है? समझ में आ अच्छे से? तो ये ट्रू पावर का फॉर्मूला है। समझ में अच्छे से? तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये जो फॉर्मूला था किसका फॉर्मूला था? ऑपरेंट पावर। किसका फॉर्मूला था? ऑपरेंट पावर, ठीक है ना? ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये जो फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है? ट्रू पावर। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डिवाइडिंग ट्रू पावर, यहाँ से ना मैं ट्रू पावर को डिवाइड कर रहा हूँ किससे? अपरेंट पावर। ट्रू पावर को डिवाइड करो अपरेंट पावर से, व्हाट यू विल गेट? ट्रू पावर क्या है बेटा? ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। अपरेंट पावर क्या है? ई आर एम एस आई आर एम एस, व्हाट यू आर रिमेनिंग? कॉस फाई। क्या बच गया था बोलो? cos phi is equals to बोलो ट्रू पावर बाय अपरेंट पावर। तो ये जो टर्म है ना बेटा cos phi, जो इधर एक्स्ट्रा है, क्योंकि रेशियो है ट्रू पावर और अपरेंट पावर का, इस टर्म को, इस cos phi वाले टर्म को हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर। क्या कहते हैं बोलो? पावर फैक्टर। व्हाट इज पावर फैक्टर? पावर फैक्टर किसको बोलते हैं? cos phi। पावर फैक्टर किसको बोलते हैं? cos phi। इफ आई टेल यू टू डिफाइन पावर फैक्टर, अगर मैं आपको पावर फैक्टर को डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करोगे? सिंपल, पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द अपरेंट पावर। कितना सिंपल है, उसको बोलते हैं पावर फैक्टर, रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू अपरेंट पावर। सही है? 11 डेफिनेशन 11 फॉर्मूला दोनों आपको मिलेगा, अंडरलाइन करेंगे सभी। एग्जिट में पेज नंबर 298 आगे पावर फैक्टर का वहाँ पर फॉर्मूला मिलेगा, पावर फैक्टर इज इक्वल cos phi इज इक्वल टू ट्रू पावर बाय अपरेंट पावर। मिला बेटा? ठीक है ना? तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर पावर फैक्टर। डेफिनेशन नहीं किया, ठीक है ना? नहीं पे लिख लेंगे। ये देखो क्या लिखेंगे बोलो, क्या लिखेंगे बोलो? पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज बोलो रेशियो ऑफ ट्रू पावर एंड अपरेंट पावर। और else you can say power factor is defined as true power per unit अपरेंट या डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर, जैसा लिखना है। इसी फॉर्मूले से आपको डेफिनेशन मिलेगा। समझा? कल एक चीज पढ़े याद है, इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्या बेटा? इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या था? इम्पीडेंस ट्रायंगल थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। व्हाट वाज इम्पीडेंस ट्रायंगल? ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री रहता है, इधर क्या रहता है? एंगल फाई, फेज डिफरेंस फाई, है कि नहीं? इसका जो हाइपोटेन्यूज है ये कौन होता है? z। हाइपोटेन्यूज कौन होता है? z। नीचे हॉरिजॉन्टल पे कौन रहता है? r, और इधर दिस वाज इम्पीडेंस ट्रायंगल। अब फ्रॉम इम्पीडेंस ट्रायंगल ध्यान से देखना बेटा, फ्रॉम इम्पीडेंस ट्रायंगल लास्ट लेक्चर में जो इम्पीडेंस ट्रायंगल पढ़े थे, इस ट्रायंगल से भी तो मैं cos phi का वैल्यू निकाल सकता हूँ ना? हाँ या नहीं? निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ? व्हाट विल बी cos phi? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज? तो phi के एडजेसेंट में कौन है? r, और हाइपोटेन्यूज में कौन है? z। तो cos phi का एक और फॉर्मूला क्या होगा? r by z। व्हाट इज दिस r? ये r कौन है? रेजिस्टेंस। r कौन है बोलना? रेजिस्टेंस। z कौन है? इम्पीडेंस। एक और फॉर्मूला आ गया और एक और डेफिनेशन आ गया पावर फैक्टर का। सही है? आया या नहीं बोलो? एक फॉर्मूला भी आ गया, एक डेफिनेशन भी आ गया। क्या आ गया डेफिनेशन?
Power factor is defined as ratio of resistance and impedance of an LCR circuit. तो ये सेकंड फॉर्मूला है, इसका डेफिनेशन चेक कीजिए ना. पावर फैक्टर इज इक्वल टू R बाय Z. वो भी नहीं खाली फॉर्मूला है, डेफिनेशन ही है. क्या लिखेंगे बोल? पावर फैक्टर is defined as ratio of resistance to impedance of LCR या in LCR circuit. तो LCR सर्किट में रेजिस्टेंस का और इम्पीडेंस का रेशियो लेके तो जो टर्म आएगा उसको क्या बोलते हैं? पावर. अब पावर फैक्टर के जितने भी फॉर्मूले मेरे पास आए सब एक साथ लिखोगे. पावर फैक्टर सबसे पहला तो फॉर्मूला इसका ही है कॉस्ट, तो उसका नाम कॉस्ट है ना, एक फॉर्मूला ही है ना. उसके बाद क्या फॉर्मूला है अपने पास? टू पावर बाय अपर इन पावर. उसके बाद क्या फॉर्मूला है? आर बाय जेड, रेजिस्टेंस बाय इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस बाय इम्पीडेंस. एक फॉर्मूला और आर को ऐसे रेंज. We have the formula for that also, na? What is the formula of that? Under root R square plus XL minus etc. These are the formula for power. Then what will be the unit of power? Unit character. Uniqueness रहेगा ये power by power same unit. R by Z ये भी ओम में, ये भी ओम में, ओम कैंसल, नो यूनिट, यूनिटलेस. Power factor is a pure number. Power factor is a pure number. समझ में आ अच्छे से? इसी पर अब मैं बताता हूँ क्यों हम लोग इसको बोलते हैं कि ये यूनिवर्सल फॉर्मूला, क्यों हम लोग इसको ट्रू पावर कहते हैं. व्हाई वी कॉल इट एज ट्रू पावर? क्योंकि इसके मदद से आप कोई भी केस का फॉर्मूला निकाल सकते हो. देखना सब लोग बोर्ड पर देखो. ट्रू पावर जिसका वैल्यू होता है PRMS इंटू IRMS इंटू कॉस्ट. ये आपको अलग अलग केसेस में पावर का फॉर्मूला कैसे निकालते रहेगा देखो. प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, बताओ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ईएमएफ और करंट के बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है? 0. तो फाई की वैल्यू कितनी होगी? तो cos फाई कितना होगा? cos 0 कितना होता है? तो पावर देता होगा. क्या है? PRMS इंटू, क्या यही फॉर्मूला था पहले? यही फॉर्मूला था. सेकेंड वन प्योरली इंडक्टिव या फिर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. प्योर इंडक्टर या फिर प्योर कैपेसिटिव वाला सर्किट, यानी या तो सिर्फ इंडक्टर है या तो सिर्फ कैपेसिटर है. तो उस केस में चाहे प्योर इंडक्टर हो चाहे प्योर कैपेसिटर, वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस है? 90 डिग्री, 5/2 है ना. लीड और लैग का फर्क रहता है, पर फेज डिफरेंस कितने है? 90 डिग्री. तो 5 का वैल्यू कितना रहेगा? 90 डिग्री. 5/2 रूट हो सकते हो, 90 डिग्री हो सकते हो. तो cos 5 कितना रहेगा? बोलो cos 90. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90? 0. P एवरेज कितना रहेगा? यहाँ पे 0 रख दो. PRMS इंटू IRMS इंटू 0 कितना है? क्या यही आया था? पहले डेरिवेशन में यही आया था, सेकेंड और थर्ड डेरिवेशन में यही आया. कैसे निकाले इसको? इस फॉर्मूले से. देखो इस फॉर्मूले से आप कोई भी केस कर सकते हो. एक ऐसा केस जो अभी आपने किया भी नहीं. समझो कि इंडक्टर है, एक के पास है, मेरे पास एक है, एक सी बस करना, ठीक है ना. इंडक्टर के पास है, आपको पावर निकाल, किसे निकाल दो? किसे निकाल दो पावर? इसी फॉर्मूले से निकाल. लेकिन कितना का पावर? कितना का पावर? रेजिस्टर है ही नहीं ना, सिर्फ इंडक्टर सिर्फ कैपेसिटर. रेजिस्टर है ही नहीं, रेजिस्टर ही तो पावर खींचता है. जब रेजिस्टर है ही तो 0 पावर है ना. ऐसा नहीं समझा तो फॉर्मूले से समझ. रेजिस्टर नहीं है तो आर कितना हो गया? आर कितना हो गया? यहाँ 0 रखो. 0/Z 0. cos 5 की वैल्यू कितनी आ रही है? cos 5 0 हो गया तो पूरा मल्टीप्लाई हो गया. इतना सोच लेना है, इतना सिंपल लॉजिकल बात. सिर्फ इंडक्टर है, सिर्फ कैपेसिटर, रेजिस्टर है ही नहीं तो सर्किट में पावर खींचता ही रेजिस्टेंस है. वही नहीं है तो पावर कंजम्पशन कितना रहेगा?
समझो एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टर है, बस कैपेसिटर है ही नहीं। एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टर है, कैपेसिटर है ही नहीं। अब पावर कैसे निकालोगे? ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। कॉस फाई कैसे निकालोगे बेटा? कॉस फाई कैसे निकालोगे? पहले आपको फाई निकालना पड़ेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाई? tan इनवर्स ऑफ, याद रखना, tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। कैपेसिटर है नहीं तो एक्सी का वैल्यू कितना हो गया? एक्सएल को आर से डिवाइड करो, एक्सएल को आर से डिवाइड करो, एक वैल्यू आई, उसका tan इनवर्स निकालो, क्या आएगा? 5। वो 5 को यहाँ पर पुट करो तो आपको फॉर्मूला मिलेगा पावर। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू क्लियर है? इसको ट्रू पावर का फॉर्मूला क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला। यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट पावर ऑफ एनी सर्किट इन एसी। समझ में आ रही चीज़? एक आखिरी चीज़ यहाँ पे और रहेगी, उसके बाद आपको अगर एक प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, अगर एक प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, तो उसके केस में पावर कंजम्पशन कितना होता है? 0। यानी जो करंट सर्किट से फ्लो कर रहा है वो करंट कुछ भी पावर को लॉस कराता है क्या? नहीं। तो ऐसे करंट को हम लोग वैटलेस करंट, क्या बोलते हैं? बोल वैटलेस करंट। तो आपको एक मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन वैटलेस करंट। So in case of a purely capacitive or a purely inductive circuit, the current flowing through circuit does not causes any power loss, and such current is called as wetness current. Definition underline करो। उसी पेज पे, पेज नंबर 298, last paragraph. Current through pure inductor or ideal capacitor which consumes no power, मिला, for its maintenance in the circuit is called idle current or wetness current। इसको idle current भी बोलते हैं या फिर wetness current भी। समझा? अंडरलाइन कर लो, आइडियल करंट या फिर wetness current। आइडियल करंट IDLE, आइडियल नहीं है, वो आइडियल है, IDLE, IDEAL नहीं, आइडियल है। आइडियल मतलब जो कुछ काम नहीं कर रहा है, तो बट ऐसा इसको आइडियल बोलते हैं। जैसे आप एक कोने में चुपचाप बैठे हो, तो काम से कुछ नहीं करो, तो आपको बोलेंगे वाई आर यू सिटिंग आइडियल। आइडियल बोले तो कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पे करंट तो बेचारा शरीर में खाली फ्लो कर रहा है, कोई भी पावर लॉस करा रहे हैं। इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटर एंड प्योर इंडक्टर, आइडियल कैपेसिटर या आइडियल इंडक्टर, उसके केस में करंट की कोई पावर लॉस नहीं, विल बी 0। एंड सच करंट विल बी नोन एज आइडियल करंट और वैटलेस करंट। तो इसका भी डेफिनेशन आ सकता है आपके एक मार्क्स में, डिफाइन आइडियल करंट और डिफाइन वैटलेस करंट। सबको समझा अच्छे से? जैसे पहले कुछ किया, कोई डाउट है क्या? बोलो नहीं ना, यहाँ पर पावर कंजम्पशन का कुछ टॉपिक